देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, पहले इसका फॉर्मेटिंग कर लीजिए फिर आगे लोग देखेंगे। देखिए इसकी दो शाखा है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, जो अरब सागर की शाखा है इसकी 3 उपशाखाएं हैं। पहली जो इसकी सब ब्रांच है, फर्स्ट जो इसकी उपशाखा है, पहली जो इसकी उपशाखा है ये पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक है, दूसरी सेकंड जो इसकी सब ब्रांच है ये नर्मदा ताप्ती नदी बेसिन से प्रवेश करती है, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी। और इसकी तीसरी जो थर्ड जो सब ब्रांच है ये गुजरात के तटीय मैदान से प्रवेश करती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की 2 उपशाखाएं हैं। पहली जो उपशाखा है पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र से प्रवेश करती है। ठीक है, फर्स्ट जो इसका सब ब्रांच है पूर्वी तटीय मैदान, और सेकंड जो इसकी सब ब्रांच है, ठीक है, पहली जो इसकी सब ब्रांच है पूर्वी तटीय मैदान से प्रवेश करती है और सेकंड जो सब ब्रांच है वो उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए मिटाएं इसको। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए जून तक आते आते, ठीक है, अब यहाँ पे डाल जून से सितंबर के मध्य की स्थिति। ठीक है, अब देखिए जून तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के आगमन के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इधर से जो पवन आ रही है ये ट्रेड विंड दक्षिण हिंद महासागर में चल रही है और जब विषुवत रेखा को क्रॉस करती है तो विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद ये क्या होती है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। दाहिनी ओर जब मुड़ती है तो ये पवन आ करके जो तटीय क्षेत्र है, जो दक्षिणी किनारा है भारत का, जो कन्याकुमारी का तट है, इससे टकराती है और इससे टकराने के बाद ये पवन 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक इसकी जो शाखा है अरब सागर की शाखा और दूसरी इसकी जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर हुआ? अब देखिए अरब सागर की जो पहली उपशाखा है वो यहाँ पर आपको बताए हैं कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर इस तट के समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, और जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं इन पर्वतों का विस्तार किधर से किधर है, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो जब उत्तर से दक्षिण की ओर है तो इधर से जो मानसून पवन है ये पश्चिमी घाट से ये ऐसे परपेंडिकुलर टकराती है और परपेंडिकुलर जब टकराती है तो आपको बताए हैं कि अगर ये पर्वत है और इधर ओशन है तो इधर से जो पवन आएगी ये अपने साथ आर्द्रता लेकर के आएगी और ये पवन इस पर्वत के ढाल के सहारे क्या होगी, टकरा करके ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब ये वायु आर्द्र वायु जब इस पर्वत के ढाल के सहारे जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर वायु के आरोहण के कारण यहाँ पर क्या होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगा और एडियाबेटिक कूलिंग के कारण वायु के तापमान में कमी आएगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और एक समय आएगा कि वायु संतृप्त हो जाएगी, संघनन होगा। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ क्या होगी, वर्षा होगी। तो इस पर्वतीय ढाल पर जो पर्वत का जो तटवर्ती ढाल है, इस तटवर्ती ढाल पर क्या होगी, वर्षा होगी। और जब ये पवन इस पर्वत को क्रॉस करके जब यहाँ जो स्थलमुखी ढाल है, इस स्थलमुखी ढाल के सहारे जब नीचे उतरेगी तो यहाँ एडियाबेटिक हीटिंग के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रेन शैडो रीजन। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। याद आया? तो यहाँ इसी क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं और यानी कि इस पर्वत का जो तटीय ढाल है यहाँ पे वर्षा होगी और इसका जो स्थलमुखी ढाल है यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। सेम कंडीशन यहाँ है डेवलप होता है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल पर यानी पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पश्चिमी घाट के पर्वतों का जो पश्चिमी किनारा है, ठीक है, जो तटवर्ती ढाल है, इस तटवर्ती ढाल के सहारे ये मानसून पवनें लंबवत टकराती हैं और जब लंबवत टकराती हैं तो यहाँ पे क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। जबकि जो इसका आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग किस में पड़ गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ा। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण इसके आंतरिक भाग में वर्षा औसत से काफ़ी कम होती है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का ये हिस्सा जो है भारत में क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अब वर्षा देखिए, वर्षा ज़्यादा कहाँ होगी, मालाबार तट जो केरल का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा होगी।
जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा में कमी आते जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा, दर्रा दिखाए थे, याद है आप लोगों को, यहाँ पर दर्रा दिखाए थे ना। ठीक है, कौन कौन सा? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, 4 दर्रे हम लोग देखे थे दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत के जो चारों दर्रे हैं, इन दर्रों के सहारे भी मानसून पवनें क्या होती हैं? आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं। और जब आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं तो इस प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक क्षेत्रों में, ठीक है, मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन वर्षा क्या होगी? औसत से कम होगी, क्योंकि जो भी मानसून पवनें इंटर कर रही हैं वो किससे इंटर कर रही हैं? इस दर्रों के सहारे इंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत जो है, ये पर्वत क्या कर गया? मानसून पवनों को रोक लिया। तो मानसून इस पर्वत के तटीय भाग में तो वर्षा हुई, लेकिन जो स्थलमुखी ढाल है, ठीक है, स्थलमुखी जो भाग है, जो आंतरिक भाग है, यहाँ पे वर्षा नहीं हुई। वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। दूसरी जो इसकी उपशाखा है, तो पहली उपशाखा के द्वारा पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। दूसरी जो इसकी उपशाखा है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो नर्मदा ताप्ती नदी बेसिन से इंटर करती है, और नर्मदा ताप्ती नदी बेसिन से इंटर करके ये पवन पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ठीक है, और ये पवन जो है इधर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र तक अभिसरित होती है, जिससे इस पवन के द्वारा भारत के आंतरिक भाग, इस पे, ठीक है, भारत के आंतरिक या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में वर्षा होती है। इसकी जो तीसरी उपशाखा है, ये तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय मैदान से इंटर करती है, और गुजरात के तटीय मैदान से इंटर करने के बाद गुजरात के तटीय मैदान में वर्षा करते हुए ये पवन जो है ये किधर मुड़ती है? ठीक है, अपनी दाहिनी ओर, पूरब की ओर मुड़ती है, और पूरब की ओर मुड़ती है तो यहीं पर आपका पर्वत है, अरावली पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, और ये पवन जो है, 1 मिनट, ये पवन जो है पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की ओर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत जो है, इस अरावली पर्वत के समानांतर यहाँ पे ये पवन प्रवाहित होती है। तो जब अरावली पर्वत के समानांतर यहाँ पे ये पवन प्रवाहित होती है, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में इस मानसून पवन के द्वारा वर्षा नहीं होती है। क्योंकि वर्षा होने के लिए आवश्यक क्या है? वायु का आरोहण, वायु ऊपर उठे, और यहाँ क्या हो रहा है? ये पवन जो है अरावली पर्वत के समानांतर प्रवाहित हो रही है। क्योंकि अरावली पर्वत का विस्तार किधर से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। तो ये पवन जो है, जो तीसरी जो उपशाखा है, जो गुजरात के तटीय मैदान से प्रवेश कर रही है, ये गुजरात के तटीय मैदान में वर्षा करते हुए पूरब की ओर मुड़ती है, और पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में जहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, उस क्षेत्र में ये अभिसरित होती है, जिससे पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में वर्षा करती है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत के समानांतर ये पवन क्या होती है? प्रवाहित होती है, और अरावली पर्वत के समानांतर प्रवाहित होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा नहीं होती है। क्लियर हो गया? इसीलिए अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है, राजस्थान का पूरा ये बेल्ट क्या है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है भारत का। ठीक है, ड्राउट प्रोन एरिया है, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और आप देखेंगे कि इस अरावली पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है, आपको ध्यान होगा जब अरावली पर्वत पढ़ाए थे आप लोगों को, तो बताए थे कि अरावली पर्वत जो है ये महत्वपूर्ण जल विभाजक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक भी है। ठीक है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जबकि जो इसका पश्चिमी हिस्सा जो राजस्थान, बांगर और आपका थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है, ये अपेक्षाकृत क्या है? कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे वर्षा नहीं होने का कारण क्या है? अरावली पर्वत के समानांतर मानसून पवनों का प्रवाहित होना। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरह से अरब सागर की शाखा के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में वर्षा होती है। क्लियर हो गया? अब जो दूसरी इसकी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, ये तमिलनाडु का जो तट है, जिसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, इस कोरोमंडल तट के समानांतर प्रवाहित होती है। और कोरोमंडल तट के समानांतर प्रवाहित होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा तमिलनाडु या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये मानसून पवन जो है, जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो आंध्रा तट से टकराती है,
तो इधर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में वर्षा करती है, ठीक है। इधर आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से ये इंटर करती है और इंटर करके ये इस रीजन में वर्षा करते हुए वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के रीजन में, बिहार, उत्तर प्रदेश में वर्षा करते हुए ये आ करके ये पवन जो है यहाँ जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आकर के ये अरब सागर की शाखा से मिलती है। और इन दोनों शाखाओं से मिलने के, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाएं जब आकर के आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो टकरा करके ये ऊपर उठती हैं, आरोहित होती हैं, जिसके कारण ये मूसलाधार वर्षा इस रीजन में करती हैं, ठीक है। और यही फिर आगे जब बढ़ती है तो आगे जा कर के यही शाखा जो है पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में भी अरब सागर की शाखा से मिलती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है दो जगह अरब सागर की शाखा से मिल रही है, एक छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में और दूसरा आपका पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में जाकर के ये अरब सागर की शाखा से मिल रही है। और इन दोनों क्षेत्रों में ये जब टकराती हैं, टकरा करके ये ऊपर उठती हैं, ठीक है, और ऊपर जब उठती हैं तो वहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करती हैं। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा? यहाँ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। क्लियर हो गया। अब दूसरी जो इसकी उपशाखा है, ये दूसरी उपशाखा जो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, जहाँ मेघालय का पठार, तो मेघालय के पठारी क्षेत्र में ये इंटर करती है। और यहाँ पे आपको बताए थे कि 3 पर्वत हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। तो गारो, खासी और जयंतिया जो है ये खिपनुमा आकृति है और इसमें जब ये मानसून पवन इंटर करती है तो इंटर करने के बाद इसी में क्या होती है, इस पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय भाग से टकरा करके ऊपर उठती है और उसी रीजन में घूम घूम करके क्या होती है, वर्षा करती है। उस रीजन में ये पवन फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण कि टकरा टकरा करके ऊपर लगातार उठती है, ठीक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा करती है। और इसीलिए जो मेघालय का पठारी क्षेत्र है पूरे भारत ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ खासी पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित चेरापूंजी के पास एक स्थान है मानसिम राम, ठीक है, तो खासी पर्वतीय क्षेत्र में है। तो मानसिम राम जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद यही पवन आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती है तो इधर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करते हुए, अब यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का ये सिंटैक्सियल बेंड है, ठीक है, तो सिंटैक्सियल बेंड से ये टकराती है और टकरा करके क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करते हुए इधर असम वगैरह में वर्षा करती है, ठीक है। और ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम की ओर मुड़ती है तो इधर आपका नेपाल में वर्षा करती है, नेपाल में वर्षा करते हुए ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक जाती है, जिसके कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये क्या करती है, वर्षा करती है। बात समझ में आ गई। तो हिमालय जो पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत क्या है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस रीजन में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड सब ब्रांच है। तो इस तरह से ये दूसरी जो उपशाखा है बंगाल की खाड़ी की, ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा करते हुए ये कहाँ जाती है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा करते हुए ये जम्मू कश्मीर तक अभिसरित होती है, जिसके कारण उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक क्या होता है, इस पवन के द्वारा वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा के द्वारा जहाँ प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में वर्षा होती है, वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा होती है। अब देखिए जो अरब सागर की शाखा है, इससे जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग जाते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अरब सागर की शाखा के द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ वर्षा इस मानसून पवन, इस तरह से जून से सितंबर के मध्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है, मानसूनी वर्षा होती है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ वर्षा नहीं हो रही है, तो एक अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मानसून पवनों के समानांतर प्रवाहित होने के कारण वर्षा नहीं होती है। वहीं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मानसून पवन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के समानांतर प्रवाहित होता है, जिससे इस समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी मानसूनी वर्षा नहीं होती है।
ठीक है। वहीं जो प्रायद्वीपीय भारत का जो आंतरिक भाग है यहाँ पर औसत से काफ़ी कम वर्षा होती है, ठीक है। और दूसरा जो थार मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यहाँ पे भी मानसून पवनें इस क्षेत्र में इंटर नहीं कर पाती हैं, जिससे औसत से काफ़ी कम वर्षा होती है। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित प्रदेश है। क्लियर हुआ। तो इतनी बातों को एक बार आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जून से सितंबर के मध्य, और इसी स्थिति को कहा जाता है मानसून प्रस्फोट है। जैसे ही ये पवन आकर के यहाँ टकराती है, ठीक है, और पवन यहाँ जब आकर के टकराती है और टकराने के बाद जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा में विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद ये क्या होती है, आकर के इस और जो आपका मालाबार तटीय क्षेत्र में वर्षा करती है, ठीक है। तो ये जो स्थिति हुई, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन डाले थे ना हेडिंग, ठीक है। और जून से सितंबर के मध्य की स्थिति तो लिख लीजिए जून से सितंबर के मध्य, जून से सितंबर के मध्य भारत में, जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा, जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। मानसून पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी किनारे से टकराने के बाद, मानसून पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी किनारे से टकराने के बाद, मानसून पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी किनारे से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। मानसून पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी किनारे से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसकी पहली शाखा अरब सागर में प्रवेश करती है। अरब सागर की पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से, अरब सागर की पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से, अरब सागर की पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए, तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसकी दिशा प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जहाँ इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये इस पवन की दिशा किधर से किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर, जो सीधे क्या हो रही है, पर्वत के जो तटवर्ती ढाल है उससे टकरा करके ऊपर उठ रही है। ये कंडीशन है। क्लियर हो गए? ठीक है, आगे लिखिए। अरब सागर की दूसरी उपशाखा, ठीक है, जबकि दूसरी उपशाखा या जबकि, एक मिनट जरा सेंटेंस पढ़िए पीछे से। हाँ, जबकि अरब सागर की दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होते हुए, दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है। नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है। जबकि तीसरी उपशाखा दूर जाती है। क्या ये इसके बाद का जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो ये इस तरह से पूरे जून से सितंबर के मध्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा हो रही है। ठीक है, जहाँ पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में औसत से अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी भारत, ठीक है, यानी थार रेगिस्तान यानी अरावली पर्वत से जो पश्चिम का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में औसत से काफ़ी कम वर्षा होती है। यही भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और ठीक है,